अजय, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है हमारे शो पे। आज तो काफ़ी काम नज़र आ रहा है बाजार। कल की काफ़ी बड़ी एक इंट्राडे रिकवरी जो हमने ग्लोबल मार्केट्स में भी देखी, नॉट ओनली इन इंडिया। आपको लगता है कि बाजार ये फैक्टर इन कर रहा है कि इस टर्मोइल के चलते शायद ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स उतने कड़क तरीके से टाइटन नहीं करेंगे, और उसका थोड़ा खुशी मना रहा था कल, और आज भी थोड़ा काम है मार्केट? देखिए, दो चीजें हैं। एक तो लगता तो है कि नहीं करेंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के सेंट्रल बैंक ने कल रेट इंक्रीज किया है और उसके लिए प्रेशर सब पे रहेगा। इंडिया का तो सेंट्रल बैंक पॉलिसी बड़ा क्लियर है कि ग्रोथ पहला है, इन्फ्लेशन सेकंड है। तो इंडिया में तो बड़ा सिंपल है कि इस यूक्रेन को लेके या ऑयल के दाम को लेके इंटरेस्ट रेट शायद अभी और रोके जाएंगे, बढ़ने में अभी टाइम लगेगा। तो वो तो बेनिफिट इंडियन इकोनॉमी को मिलेगा। उसका क्या नेगेटिव होगा वो अलग बात है, बट फिलहाल तो इक्विटी मार्केट को एक रिलीफ है कि शायद इंटरेस्ट रेट कम होंगे। और दूसरा रिलीफ ये है कि आई थिंक यूएस में भी अब कल रात को भी आप देखिए मार्केट ने करेक्ट किया कि यूएस एक्शन नहीं ले पाया है इसके यूक्रेन के अंदर में, बट उसके जो ग्लोबल रेमिफिकेशंस हैं उसके अंदर क्या होगा। चाइना ताइवान की तरफ चलेगा, तो ये देखते हुए कि यूएस ने कुछ नहीं किया यूरोप के अंदर में, तो ये इक्विटी इन्वेस्टर को देखना पड़ेगा कि ग्लोबल रिस्क जो था, जो बिल्कुल बेनाइन जिसे कहते हैं, बिल्कुल एक शांत पड़ा था मार्केट, वो 2022 में अब उथल पुथल पे पहुंच गया है। तो ये होंगी और इसका फायदा कई कंट्रियां उठाएंगी, और इसलिए हमें बहुत देखना पड़ेगा कि अपना कैश बैलेंस जो है इन्वेस्टर का, वो हमेशा इस समय 20 से 25% रखिए, क्योंकि वही आपको मिलेगा जब अपॉर्चुनिटी आएगी, क्योस होगा मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। ये वो मार्केट नहीं है जहां आप 100% इन्वेस्ट कर सकते हैं। खासकर इंडिया में जहां पे सबसे प्रॉब्लम आई है तेल की, और तेल के अलावा जिस तरीके से पीएसयू कंपनी ने पेट्रोल के दाम नहीं बढ़ाए हैं, तो ये तो हम कह सकते हैं कि अब वो इंडिपेंडेंट पीएसयू कंपनीज के लिए इन्वेस्टमेंट की जरिया जो था, जो हम सोचते थे निवेश करेंगे, बीपीसीएल प्राइवेटाइज होगा, वो तो खैर अब खत्म हो गया है। बिकॉज अगर प्राइवेटाइज होगा तो आप पेट्रोल के दाम नहीं रोक पाएंगे। तो जो रोका गया है, जो 7 से 8 रुपया या 5 रुपया जो भी पेट्रोल बढ़ेगा मार्च के अंदर में, उसका जो कैरी ऑन इम्पैक्ट आएगा वो शायद अभी भी मार्केट ने फैक्टर नहीं किया है। लेकिन कंज्यूमर सेक्टर पे, आप पे, हम पे, सब पे वो भार आने ही वाला है। तो इक्विटी इन्वेस्टर को नक्शे में बोलूंगा 25% कैश रखिए, इस समय आराम से इन्वेस्टमेंट करिए, कोई जल्दी नहीं है, मार्केट कहीं नहीं जाने वाली है। जा सकती है, ये तो पुरानी कहावत है कि वो एक्सपर्ट को हमेशा जुटलाएगी, बट मुझे नहीं लगता कि ये मार्केट फिलहाल इतना तेजी से कहीं जाने वाली है कि आपको जल्दी में सारा पैसा लगाना चाहिए। मॉर्निंग जय, प्लेजर टू ऑलवेज हैव यू। ऐसे में आपने सही कहा कि थोड़ा बहुत कैश आपको अपने हाथ में रखना चाहिए, जब 20 से 25% फॉर ऑल दीज सिचुएशंस। यानी अब भी मौके बहुत मिलेंगे जिन लोगों ने गवा दिए, लेकिन अगर ऐसे मौके मिलते हैं तो कहाँ खरीदारी होनी चाहिए आपके हिसाब से? देखिए, सबसे पहला कि जो आपको आपकी नींद आती थी कि हमें ये स्टॉक छूट गए हमारे से, चाहे वो अपने मोनोपोली स्टॉक ले लीजिए, कंज्यूमर सेक्टर के रिटर्न टू नॉर्मलसी स्टॉक ले लीजिए, जैसे आपने मल्टीप्लेक्स लिया है, आपने ज्वेलरी चेन लिया है, आपने लिकर कंपनीज का देखा है, आपने होटल, आपने छोड़ दिए वो स्टॉक और आपको लगा था वो हाथ से निकल गए हैं। बेसिक जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनियां थी, शुगर कंपनियां थी, तो जिसको लगा था आपने इथेनॉल स्टोरी को छोड़ दिया है, वो आपको ये पूरा सेक्टर आपके पास है जो इंडियन इकोनॉमी में डिवोट करता है, और जिसमें मोस्ट कंपनीज में मोनोपोली स्टेटस है, या गवर्नमेंट की पॉलिसी कह रही है कि उनको मुनाफा होगा। जैसे इथेनॉल का है, क्लियर मुनाफा होगा शुगर कंपनियों को। जैसे आप मल्टीप्लेक्स है, 2 ही कंपनियां हैं देश में, आप तीसरी कंपनी नहीं आ सकती इस देश में। आपकी ज्वेलरी चेन है, आप जानते हैं, उसमें एक ही चेन है, उस पर दूसरा चेन नहीं बन पाएगा आपके पास में। रिटेल में चलेंगे तो 2 या 3 प्रॉफिटेबल चेन है, और वो जैसे ट्रेंड है 10 साल या 20 साल से वो प्रॉफिटेबल चल रही हैं। तो आई थिंक रिटर्न टू नॉर्मलसी जिसे कह सकते हैं, वो कंपनियां मेरे हिसाब से जायज रहेंगी, बिकॉज उसमें रिस्क कम है। रॉ मटेरियल का रिस्क वो पास ऑन कर सकते हैं कॉस्ट को कंज्यूमर को, और इसलिए और मोनोपोली है तो कंपटीशन नहीं आएगी। और लास्ट और लीस्ट, कमोडिटीज कमोडिटीज का तो ये बूम टाइम है, बिकॉज कुछ भी कर लीजिए, जो भी कर लीजिए, कमोडिटी जल्दी से सप्लाई बाजार में नहीं आती है, वो चाइना अप डाउन करता रहेगा, बट चाइना को भी बाजार में वापस आना है। तो चाहे अब नॉन फेरस जो मेटल्स हैं उसमें अभी भी मैं समझता हूं कि बहुत बूम है, वैल्यूएशंस काफी लो है, डिविडेंड यील्ड बहुत बढ़िया है, तो निवेशक आराम से निवेश करके, कुछ नहीं होगा तो डिविडेंड यील्ड तो आ सकती है इसके अंदर में। रिस्क होता है कमोडिटी में, बट उनकी आज वैल्यूएशन कंपनी की इतनी, मतलब कम तो नहीं कहूंगा उस पुराने हिसाब से, बट इतनी रीजनेबल है
कि शायद उन पे आप बैठ सकते हैं। तो रिटर्न टू इकोनॉमी, नॉन फेरस कमोडिटीज, आई थिंक ये बहुत काफी बड़ा बास्केट है आपके लिए। फुली एक्सप्लेन्ड अजय। इनफैक्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट और क्रूशियल पॉइंट्स आपने सिंप्लिसिटी के साथ हमें समझाए ऐसे में। और इनफैक्ट व्यूअर्स को एक इस बात पे फिर से एक बार एम्फेसिस भी देना सही होगा कि अगर एफआई सेलिंग कर रहे हैं, बाजार में प्रेशर है, तो लगातार आप डीआईएस का आंकड़ा देखिए, वो निगेट कर रहे हैं। एसआईपी के फिगर्स देखिए हर महीने, तो यानी लोअर लेवल्स पे इंस्टीट्यूशंस खरीद रहे हैं डोमेस्टिक। तो ये एक बहुत ही लॉन्ग स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है, एसआईपी के फिगर्स लॉन्ग स्टोरी को रिफ्लेक्ट करता है। तो भरोसा जरूर होना चाहिए। लेकिन अगर कुछ और थीम्स या फिर कुछ और सेक्टर्स की बात करें, आपको फिनटेक कैसे पसंद आते हैं? न्यू एज इन्वेस्टर्स, न्यू एज स्टॉक्स जो निकल कर आए। इनफैक्ट अगर आप पीछे अभी कुछ दिन का ट्रेंड देखें तो आपको ऑनलाइन कंपनीज में कच्चा सर्च दिखाई देगा, इंडिया मार्ट और तमाम नौकरी एज, इन्फो एज, इन जैसे काउंटर्स में। वेयर एज ऑन द कॉन्ट्रेरियन डिफरेंट बिजनेस मॉडल्स लाइक जोमैटो और पेटीएम, वहां पर वो बिजनेस मॉडल्स बाजार को नहीं पसंद आ रहे। तो ऐसे में क्या राइट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए? देखिए, ये कंपनियां आपको अपने पोर्टफोलियो में आज नहीं कल, कल नहीं परसों डालनी पड़ेंगी। क्वेश्चन इज कि आप कब शुरू करेंगे और किस वैल्यूएशन शुरू करेंगे। आप ये तो नहीं कह सकते कि आपका पोर्टफोलियो वही पुराना 5 साल वाला पुराना पोर्टफोलियो चलता रहेगा, वो तो होगा नहीं। तो ये तो जरूरी है कि 3 से 5 साल पर्सपेक्टिव देखेंगे तो इन कंपनियों में पैसा डालना जरूरी है। और एक ऑर्डिनरी रिटेल इन्वेस्टर को एडवांटेज है कि उसको यूएस में भी कर सकता है इन्वेस्ट, इंडिया में भी कर सकता है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी कंपनी जो है, आप यूएस में जाके इन्वेस्ट करिए, कंज्यूमर कंपनीज इंडिया में करिए ना। उनकी करेक्ट वैल्यूएशन क्या है, ये तो आई थिंक खुदा या आई थिंक वो प्रमोटर जानता होगा। 2 ही जने जान सकते हैं और कोई नहीं जान सकता। तो गेस करना कि ये वैल्यूएशन करेक्ट है गलत है, ये तो मतलब खेल होगा। बट आई थिंक इसको आपको डालना ही पड़ेगा अपने पोर्टफोलियो में, चाहे आप धीरे से डालना शुरू करिए, चाहे तेज से करिए। बट आप अगर अपना पोर्टफोलियो 3 से 5 साल आगे देखते हैं तो हमारे हिसाब से आपका 1/3 पोर्टफोलियो न्यू एज कंपनीज में होना ही पड़ेगा अगर आपको रिटर्न कमानी है। यूएस की मार्केट में भी देख लीजिए, नैस्डैक ने ही रिटर्न कमा के दिया है यूएस के इन्वेस्टर्स को, बाकी किसी ने नहीं कमा के दिया। यही कंपनियां कमा के देंगी। प्रॉब्लम यह है, ग्रीड इतनी है इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की, जो शेयर ला रहे हैं मार्केट में इतने हाई प्राइस पे ला रहे हैं कि पी फंड तो ऑलरेडी प्रॉफिट निकाल चुका है इस कंपनी में से और वो सब बेचेंगे। तो इन्वेस्टर को एक चीज ध्यान रखनी है कि इन सब कंपनियों में शेयर्स की बिकवाली बहुत होगी और सप्लाई बहुत आएगी मार्केट में। तो कोई जल्दी नहीं है, आपको बहुत शेयर मिलेंगे इस मार्केट में इन कंपनियों के, लेकिन ना लेना भी आई थिंक क्राइम होगा, बिकॉज काफी करेक्ट भी हो चुके हैं शेयर्स। जैसे आप कार कंपनी का देख लीजिए, जो कार ट्रेडिंग करती है वो कंपनी देख लीजिए, जैसे आप पॉलिसी बाजार को देख लीजिए। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि निवेश करिए, बट सारा ही जो सेक्टर है काफी कट चुका है और अब और भी कट सकता है, ये नहीं कोई राय नहीं कर सकता। बट कहीं तो शुरू करेंगे आप, तो शुरू करिए। बट ये रख लीजिए कि 3 साल के अंदर में मेरे हिसाब से 1/3 पोर्टफोलियो इस कंपनियों के अंदर में कहीं ना कहीं से, या म्यूचुअल फंड के जरिए से या यहाँ के जरिए से कहीं ना कहीं डालना पड़ेगा आपको, अगर आपको अपने 5 साल 7 साल का रिटर्न देखना है। बहुत अच्छी बात बोली आपने। 50-60% नीचे आ गए, एटलीस्ट शुरुआत तो कर ही दीजिए जो रोबस्ट बिजनेस मॉडल्स हैं न्यू एज कंपनीज में। अजय, इधर हमने देखा कि कुछ सेलेक्ट स्टॉक्स में एक्सीडेंट्स हुए। एक बहुत बड़ी अच्छी बहुत रेप्यूटेड रियल एस्टेट कंपनी ने एक जॉइंट वेंचर किया नॉट सो अच्छी रियल एस्टेट कंपनी से, बाजार ने एकदम डीरेट कर दिया उसको, इतना कि जब उन्होंने डीबी रियल्टी के साथ गोदरेज प्रॉपर्टीज़ की बात कर रहा हूँ, जब कैंसिल भी कर दिया तो भी कोई बहुत बड़ी रिकवरी नहीं आई। लेकिन कंपनी अपने आप में काफ़ी अच्छी है अपने स्पेस में। वैसे ही परसों नरसों कुछ न्यू रिपोर्ट्स आई थी, इंडिया बुल रियल एस्टेट जो कि अब एम्बेसी ग्रुप कंपनी बन गई है, वहाँ 20% का डाउन सर्किट लगा, अब वहाँ थोड़ी रिकवरी। कुछ ऐसे एक्सीडेंट कैंडिडेट जहाँ बाजार शायद मिस प्राइस कर रहा है या कुछ हुआ हो, वहाँ पे आप वैल्यू हंट कर रहे हैं क्या? देखिए, ये बाजार वो नहीं है जहां वैल्यू हंट करेंगे। इसलिए नहीं हंट करेंगे कि एक बार ट्रस्ट टूट गई, ट्रस्ट का मतलब है कि आपका बस छूट गया, तो उसके बाद में आप उस कंपनी के प्रमोटर से आप क्या एक्सपेक्ट करेंगे कि वो कब नेक्स्ट स्टेप लेगा। तो उसके अलावा आप देखेंगे यही हिस्ट्री नहीं है। ये तो रियल एस्टेट पे बात करते हैं 1 मिनट के लिए, पूरी हिस्ट्री कहती है कि ट्रस्ट गेन करने के लिए आपको बहुत मुशक्कत करनी पड़ती है और उसको गेन करना बड़ा मुश्किल है। सबसे बड़ी कंपनी वेदांता, जिसमें हमारी होल्डिंग है, आज हम डिस्क्लोज करते हैं, उसकी वैल्यूएशन आप देखिए, कैश फ्लो देखिए, इतनी बड़ी मुश्किल से यहाँ पे पहुंची है जाके वैल्यूएशन, वो भी सिंगल डिजिट के अंदर में। क्यों है? जो ओवरहैंग है प्रमोटर के एक्शन का, वो आज तक उस कंपनी पे चल रहा है। उस कंपनी का डेट कम हो गया है, क्यूमुलेटिव है, जिंक भी है उसमें, एल्यूमिनियम भी है, कॉपर भी है, सब चीजें जो आपको चाहिए उस कंपनी में है।
बट वैल्यूएशन देखिए उस कंपनी की। तो ये तो पहला लेसन 101 कहते हैं जिसे हम इन्वेस्टर का, कि अगर आपको प्रमोटर पे डाउट है तो उस कंपनी का कोई फायदा नहीं, सूनर और लेटर वो आपको कहीं ना कहीं आपको लेके जाएगा। दूसरा है रियल एस्टेट। इंडिया की हिस्ट्री 30 साल तो हमें देखते हो गया, इंडिया की हिस्ट्री में आज तक रियल एस्टेट कंपनी ने कभी भी रिटर्न शेयर होल्डर को नहीं दिया है ना। गोदरेज का मॉडल अलग है, बिकॉज वो लैंड बैंक नहीं लेते हैं, वो अपने प्रोजेक्ट्स कोऑर्डिनेट करते हैं, अदर लैंड बैंक के साथ में इंप्लीमेंट करते हैं। बट पूरा आप देख लीजिए कि जितनी भी रियल एस्टेट कंपनी थी, हांगकांग में उन्होंने कितना रिटर्न दिया शेयर होल्डर्स को और इंडिया में क्या रिटर्न आया शेयर होल्डर्स को। तो कोई ना कोई ऐसा है इश्यू कि वो जो प्रमोटर्स हैं हमारी रियल एस्टेट कंपनी के, वो शेयर होल्डर्स को रिटर्न नहीं दे पाते हैं डेलिबरेटली विदाउट दिस थिंग। बट सब प्रमोटर अच्छा कर रहे हैं, कंपनियां उनकी रिटर्न बहुत ही एवरेज या पुअर एवरेज में चलती है। तो इंडिया का रियल एस्टेट सेक्टर तो मतलब निवेश के लिए तो एक माइनफील्ड है। कभी बन गए पैसे ट्रेडिंग में आपके तो बन गए, बट 10 साल का देखेंगे तो सबसे बड़े 3 डेवलपर इंडिया के, उनके भी रिटर्न नेगेटिव है। तो रियल एस्टेट को मैं कहूंगा नेचर ऑफ रियल एस्टेट इंडिया का ऐसा है कि आपको रिटर्न लेना प्रमोटर के अगेंस्ट में बड़ा मुश्किल होगा आपको। तो बहुत कंपनियां हैं, बट एक्सीडेंट जिन्हें आप कहते हैं वो डेलिबरेट डिसीजन है। कई बार गलतियां होती है, लाइक गोदरेज में आई थिंक गलती करी उन्होंने, सोचा नहीं ठीक से, उसमें कोई गवर्नेंस में इशू नहीं है। बट जैसे कंपनी ने वेदांता है, उसके अंदर एक परमानेंट ओवरहैंग चलते आ रहा है, तो उसको आपको देखना पड़ेगा। अब जैसे आप बीपीसीएल को ले लीजिए, अब ओवरहैंग गवर्नेंस का नहीं है, अगर दाम ही नहीं बढ़ाएंगे, पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं, तो मैं एक निवेशक हूं अगर उस बीपीसीएल में, तो मैं क्या करूं अब बैठ के उसके साथ, या तो शेयर बेच दूं या उसको फिर कभी खरीदूंगा नहीं, कि बिकॉज वो तो एक कमर्शियल कंपनी की तरीके से नहीं चलती है। तो बराबर है दोनों में। एज ए निवेशक मुझे देखना है कि बोर्ड ऑफ द कंपनी इंडिपेंडेंट है और वो बोर्ड काम करती है ठीक से मेरे इंटरेस्ट के लिए कि नहीं। अगर नहीं करेगी तो फिर उसमें जाना निकलना व्यर्थ है, टाइम वेस्ट है। ऑल राइट अजय, मज़ा आ जाता है आपसे बात करके, एकदम डायरेक्ट दिल से। इनफैक्ट शायद ये दिल्ली बेस्ड इन्वेस्टर्स का कुछ एक ये होता है कि हो सकता है शायद वो कभी कभी थोड़ा सा रूड साउंड कर जाएं गलती से, लेकिन बात एकदम दिल से एकदम खुल के बेबाक करते हैं। और ऐसे ही